ये कहानी बेस है 1991 सोमालियन सिविल वॉर पर, जहां साउथ कोरियंस और नॉर्थ कोरियंस के डिप्लोमेट्स सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में फंस जाते हैं अपने अपने परिवार और एम्प्लॉयज के साथ। इसी बीच ये दोनों एक साथ होकर काम करते हैं और इनका मकसद होता है कि इन्हें मोगादिशु से बाहर निकलना है। क्या ये दोनों इसमें कामयाब होंगे, जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1980s में साउथ कोरिया के पास यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप नहीं थी और यूनाइटेड नेशन में जिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा वोट थे उस देश में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि 1987 में साउथ कोरिया ने अपने डिप्लोमेट्स सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भेजे थे। अब दोनों कोरिया में से किसी एक ने पहले सोमालिया के लीडर को खुश कर दिया तो सोमालिया का लीडर उसे वोट कर देगा, जिससे उस कोरिया को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसके बाद हम डेजिन को देखते हैं, जो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर होता है और उसे काम दिया जाता है कि उसे साउथ कोरिया से सोमालिया के लीडर ब्रेक के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। डेजिन उस गिफ्ट को सोमालिया के साउथ कोरियन एम्बेसी के चीफ एम्बेसडर हान को दे देता है। फिर हान अपने सेक्रेटरी के साथ सोमालिया के प्रेसिडेंशियल एस्टेट में जाने लगता है, मगर रास्ते में कुछ राइवल फोर्सेस जो सोमालिया की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं। वो लोग उस गिफ्ट के केस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और जाते जाते वो लोग उनकी कार का टायर भी पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से हान और उसका सेक्रेटरी सो क्यूल भाग के प्रेसिडेंशियल एस्टेट में जाते हैं, क्योंकि ये मीटिंग उनके लिए बहुत खास है। इस मीटिंग से साउथ कोरिया और सोमालिया के रिश्ते बदल भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 महीने पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी थी, मगर वो दोनों 15 मिनट लेट आते हैं, जिसकी वजह से उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। हान अपने लेट आने की वजह बता ही रहा होता है कि तभी वो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर रिम को देखता है, जो मीटिंग रूम से निकल रहे होते हैं। हम एम्बेसडर रिम का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि सोमालिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा, जिससे साउथ कोरिया को यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये बात हान भी समझ जाता है कि उनके ऊपर राइवल का हमला कराने के पीछे रिम का ही हाथ है। हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया का काउंसिलर टे ने ही उन राइवल्स को पैसे दिए होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। रिम और टे देखते हैं कि उस केस में कुछ खास नहीं होता और उनकी मीटिंग कैंसिल कराना भी बेकार जाता है। उसी रात डेजिन और हान बात करते हैं, जिसमें डेजिन हान को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें राइवल्स के पास AK-47 होता है, जो मेड इन नॉर्थ कोरिया होता है। डेजिन को ये फोटोज एक अमेरिकन जनरल से मिलती है जिसको उसने रिश्वत दी होती है। हान डेजिन से पूछता है कि ये पक्का है ना, ये नॉर्थ कोरियंस की ही गन्स हैं? तो डेजिन उनसे कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो अगर किसी अमेरिकन जर्नल ने इसे पेपर में छाप दिया तो सोमालिया के लीडर नॉर्थ कोरिया से बहुत नाराज़ हो जाएंगे, भले ही इसमें नॉर्थ कोरियंस का हाथ हो या ना हो। अगले दिन हान एक सोमालियन ऑफिशियल से मिलता है, से वो वही फ़ोटो दिखाता है, मगर हान ये देखकर चौंक जाता है कि उसे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये खबर तुम ही लोगों ने फैलाई है और वो जानता है कि साउथ कोरिया को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप चाहिए, जिसके लिए उन्हें उसे रिश्वत देनी होगी, क्योंकि वही सोमालिया के लीडर ब्रा की स्पीच लिखता है। हान को इससे समझ में आ जाता है कि पूरी सोमालियन गवर्नमेंट करप्ट है। हान डेजिन के साथ बात करता है कि उन्हें उसे रिश्वत देनी चाहिए या नहीं, कि तभी हान देखता है कि होटल पर एम्बेसडर रिम कार से कुछ गिफ्ट्स लेकर जा रहे होते हैं। हान रिम के पास जाते हैं और यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है। इससे पहले उनकी बहस और बढ़ती कि तभी वो लोग देखते हैं कि होटल के बाहर यानी मोगादिशु में रेबल्स ने हमला कर दिया है। पूरे शहर में कैओस फैल जाता है। रिम, टे, डेजिन और हान होटल में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया होता है ताकि पुलिस और आर्मी प्रोटेस्टर्स और रेबल्स को रोक सके। उसी रात साउथ कोरियन एम्बेसी के बाकी के लोग जब डेजिन और हान के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि तभी उनका डोरबेल बजता है। जब वो बाहर जाते हैं तब वो अपने ड्राइवर सोमा को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है और बेहोश होता है। वो लोग उसे उठाकर अंदर लेके जाते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि उसके रुमाल पर रेबल्स का सिंबल होता है, जिसका मतलब ये है कि सोमा भी एक रेबल है।
यहाँ वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग सोमा के साथ करें क्या, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो उनके ऊपर ये आरोप लग जाएगा कि साउथ कोरिया रेबल्स की मदद कर रहा है। यहाँ पर अचानक ही पुलिस भी आ जाती है जो उनकी एम्बेसी की तलाशी करने आई होती है, मगर हान का सेक्रेटरी उन्हें अंदर घुसने नहीं देता। यहाँ पर हान और टेजिन भी आ जाते हैं। हान उस पुलिस इंस्पेक्टर को वार्न करता है कि वो साउथ कोरिया की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके पुलिस की चीफ को कंप्लेन कर देगा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है, जिसकी वजह से पुलिस वहां से चली जाती है। यहाँ जब सब लोग सोमा को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सोमा वहां से चला गया है। हम देखते हैं कि सोमा कहीं जा रहा होता है, मगर तभी वही पुलिस इंस्पेक्टर उसे देख लेता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर एक छड़ी से उसके सिर पर वार करता है, जिसकी वजह से सोमा का सर फट जाता है और वहीं पे वो मर जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे वहीं पे मरा हुआ छोड़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि सोमालियन सरकार रेबल्स को अरेस्ट करने के बजाय उन्हें मारने वाली है। अगले दिन दंगे पूरे सोमालिया में होने लगते हैं। यहाँ अमेरिका, इटली, चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसीज को रेबल्स की पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस के ओर से मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि पिछले कुछ सालों में जितने भी विदेशी मदद सोमालिया को मिले हैं उसका इस्तेमाल ब्रे की सरकार ने लोक अधिकार, धर्म अधिकार को दबाने में इस्तेमाल किया है, और अगर किसी भी देश ने ब्रे की सरकार की मदद की तो वो यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस का दुश्मन कहलाएगा। वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ब्रे का कटा हुआ सिर चाहिए। हान को अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उसे वापस साउथ कोरिया भेजने के लिए ट्रैवल एजेंसी जाता है, मगर केओस की वजह से सोमालिया में सारे बैंक्स और ट्रैवल एजेंसीज शट डाउन हो गए हैं। हान देखता है कि सोमालियन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, अब वैल्यू है तो सिर्फ डॉलर की। आम लोग मोगाडिशो के सारे एम्बेसीज के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे होते हैं। यहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर तो लगातार पत्थरबाजी हो रही होती है। सोमालियन मिलिट्री आम आदमी के ऊपर टीयर गैस छोड़ती है और लाठी चार्ज करती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एम्बेसीज के और हम देखते हैं जहाँ पर पावर और कम्युनिकेशन और नेटवर्क तक डिस्कनेक्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो अपने अपने देशों को यहाँ की हालत नहीं बता सकते। साउथ कोरियन एम्बेसीज के लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि रेबल्स को सोमालिया के लीडर का सिर जो चाहिए। वो लोग सोच रहे होते हैं कि रेबल्स कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और सोमालियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से डेजिन पुलिस हेडक्वार्टर जाता है और उसे कुछ पुलिस मिल भी जाती है प्रोटेक्शन के लिए, मगर ये लोग भी करप्ट होते हैं। इन्हें पर आदमी के ऊपर का पैसा चाहिए, यानी जितने आदमी उतना पैसा। अगले दिन रेबल्स आम लोगों को हथियार बांटते हैं और फिर वो लोग पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर नंगा करके बच्चों के हाथों मरवा देते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स एयरपोर्ट जाते हैं, मगर एयरपोर्ट पर भी उन्हें पासेस नहीं दिए जाते, क्योंकि उनके देशों से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आता, जिसकी वजह से उन्हें अपने अपने एम्बेसीज पे वापस जाना पड़ता है। टे एक रेबल से नॉर्थ कोरियन के लिए एयरपोर्ट के पासेस मंगवाता है, लेकिन यहाँ वो रेबल टे को धोखा दे देता है, क्योंकि अंदर घुसकर वो टे को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो बाकी के रेबल के साथ पूरे एम्बेसी को लूट लेते हैं। यहाँ एक आदमी एक लड़की को छेड़ने लगता है, जब टे उसको रोकने जाता है तब वो लोग उसे बहुत मारते हैं, और उससे पहले वो लोग उसे जान से मार देते वही रेबल उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि अभी तो हम लोग जा रहे हैं, मगर कुछ 2 घंटे बाद हम वापस आएंगे और इस बार हम तुम लोग को मार देंगे, इससे पहले ही तुम इस एम्बेसी को खाली कर दो। टे और एम्बेसडर रिम एम्बेसी के सारे लोगों को चाइनीज एम्बेसी के ओर ले जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में हम कई सारे आम लोगों की लाशें भी देखते हैं, मगर रास्ते में रेबल्स उन्हें देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे बचकर साउथ कोरियन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। एम्बेसडर रिम के पास कोई ऑप्शन नहीं होते इसके कि वो साउथ कोरियन से हेल्प मांगे, क्योंकि साउथ कोरियंस के पास प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी हैं। हालांकि टे उन्हें समझाता है कि अगर वो उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो अपने देश के लिए गद्दार कहलाएंगे। एम्बेसडर रिम कहते हैं कि यहाँ मरने से अच्छा है कि मैं गद्दारी हो जाऊं, क्योंकि उनके साथ कई सारे औरतें और बच्चे होते हैं और वो ज्यादा देर तक रेबल से नहीं बच पाएंगे। एम्बेसडर रिम हान से मदद मांगते हैं, लेकिन हान को लगता है कि ये जरूर उनकी कोई नई चाल होगी ताकि वो साउथ कोरियन एम्बेसीज में आकर जासूसी कर सके। यहाँ रेबल्स का एक ग्रुप नॉर्थ कोरियंस को देख लेता है, जिसकी वजह से वो लोग उन पे गोलियां चलाते हैं, मगर साउथ कोरियंस के गार्ड्स उन रेबल्स को भगा देते हैं। रिम हान से कहते हैं कि हमारे साथ बच्चे और औरतें हैं, जिसकी वजह से तरस खाकर हान उन्हें एम्बेसी में ले आता है।
यहाँ दोनों साउथ कोरियंस और नॉर्थ कोरियंस खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। इसके बावजूद भी कि वो एक ही जमीन के दो भाई हैं, नॉर्थ कोरियंस को डर लग रहा होता है कि कहीं साउथ कोरियंस ने उनके खाने में जहर ना दिया हो, जिसके वजह से हान रेम का खाना अपने खाने से चेंज कर लेता है और उन्हें दिखाता है कि खाने में कुछ भी नहीं मिला है, जिसके वजह से दोनों साइड के लोग खाना खाने लगते हैं और यहाँ तक कि वो लोग अपना खाना शेयर भी कर रहे होते हैं। ये देखकर डेजिन इन सबकी चुपके से एक फोटो ले लेता है। टेको इसके बारे में पता चल जाता है। यहाँ गार्ड्स डेजिन से कैसे कहते हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए क्योंकि अब लोग बढ़ चुके हैं। डेजिन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिसके वजह से गार्ड्स रात को वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेजिन नॉर्थ कोरियंस वालों के लिए साउथ कोरियंस में बदलने के लिए सर्टिफिकेट बनाता है, मगर टे उस सर्टिफिकेट को जला देता है और यहाँ इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जैसे हान और रेम रोकते हैं। दोनों विजिटर्स कहते हैं कि अभी उनका काम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मोंगल इशू से निकलना होगा कैसे भी करके। हान और रेम प्लान करते हैं कि सुबह की पहली के साथ रेम जाएंगे इजिप्शियन एम्बेसी और हान जाएंगे इटालियन एम्बेसी, और अगर दोनों में से किसी एक को जाने का मौका मिलेगा तो वो लोग चले जाएंगे और उन्हें छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल विवेक शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वो दोनों प्लान के मुताबिक चलते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें रेबल्स का एक ग्रुप मिल जाता है, जिनसे बचकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। एम्बेसडर रेम और टे इजिप्शियन एम्बेसी जाते हैं, जो पूरी तरह से रिफ्यूजीज से भरा होता है, जिसके वजह से इजिप्शियन एम्बेसी से उन्हें कोई मदद नहीं दी जाती। एम्बेसडर हान और डेजिन इटालियन एम्बेसी जाते हैं, जहाँ उन्हें साउथ कोरियंस के लिए मदद मिल जाती है, लेकिन वो नॉर्थ कोरियंस के लिए मना कर देते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया और इटली के बीच कुछ खास रिलेशन नहीं होते। मगर हान को नॉर्थ कोरियंस के बारे में फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो इटालियन एम्बेसी के एम्बेसडर को झूठ कह देते हैं कि अब वो नॉर्थ कोरियंस साउथ कोरियंस में बदल चुके हैं। ये झूठी बात हान साउथ कोरिया में बता देता है, जिसके वजह से साउथ कोरियन वाले नॉर्थ कोरियन को अपने साथ लेके जाने का फैसला करते हैं। यहाँ उन्हें कहा जाता है कि 4 बजे से पहले वो लोग एयरपोर्ट पे आ जाए, क्योंकि वहीं पे उन्हें प्लेन मिलेगी। हान और डेजिन एम्बेसी में वापस आते हैं और वो रिम को प्लान बताते हैं कि वो 1 बजे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 1 बजे नमाज होती है, जिसकी वजह से सारे रेबल्स नमाज पढ़ रहे होंगे। यहाँ वो लोग कार्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स चिपका देते हैं ताकि कार्स को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, और वो सभी लोग अपने अपने हाथों पर अपना अपना ब्लड ग्रुप्स लिखते हैं और व्हाइट फ्लैग्स बनाते हैं, जो शांति का प्रतीक होता है। ठीक 1 बजे वो लोग एम्बेसी को छोड़ के निकलते हैं। सारे रेबल्स नमाज पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। आगे जाकर लोगों को एक गवर्नमेंट रोड ब्लॉक पर रोका जाता है। यहाँ डेजिन उन्हें अपना डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट दिखा रहा होता है। यहाँ हान का सेक्रेटरी व्हाइट फ्लैग दिखाने जाता है, मगर फ्लैग कार में ही अटक जाती है और एक लकड़ी बाहर निकलती है, जिसे दूर से देखने पर सोल्जर्स को वो एक गन दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो उन्हें रेबल्स समझकर उन पर गोलियां चलाने लगती हैं। एम्बेसी के सारे लोग बचकर वहां से निकलने लगते हैं, मगर एक आर्मी की गाड़ी उनके पीछे लग जाती है, जो उन पे लगातार गोलियां चला रही होती है। यहाँ रेबल्स की नमाज खत्म हो गई होती है, इसलिए अब वो भी उन पे हमला करते हैं। सारे लोग जस्ते से करके इटालियन एम्बेसी के गेट पर आ जाते हैं। इनके पीछे पीछे वो आर्मी की गाड़ी और रेबल्स भी आ जाते हैं। इटालियन एम्बेसी के गार्ड्स आर्मी और रेबल्स को वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने इटालियन एम्बेसी के प्रॉपर्टी को जरा भी ठेस पहुंचाई तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ हान सबको गाड़ियों में से निकालने लगता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि इस मुठभेड़ में टे की मौत हो गई होती है। सभी लोगों को इटालियन एम्बेसी के अंदर ले आया जाता है और शाम को सभी लोग टे को दफनाते हैं। फिर अगले दिन उन सभी लोगों को प्लेन से केनिया भेजा जाता है। यहाँ प्लेन के लैंड करते समय हान देखता है कि साउथ कोरियंस और नॉर्थ कोरियंस के लोग उनके लोगों को लेने आए होते हैं। यहाँ उन दोनों को अलग अलग होना पड़ता है, क्योंकि उनके देश उनके सर्वाइवल स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, बल्कि उन पे तो मार्शलिंग होगी। इसके लिए यहाँ साउथ कोरियंस पहले उतरते हैं और अपने लोगों के साथ बस में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि उनका चीफ उनसे नॉर्थ कोरियंस के बारे में पूछता है, जो साउथ कोरियंस में बदल गए होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मीडिया होती है, इसलिए उनका चीफ उन नॉर्थ कोरियन से झगड़ भी नहीं पाता। वो लोग एक दूसरे को आखिरी बार तक नहीं देखते। वो लोग अपने अपने बसेस में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।